हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम स्नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप जानते हो, हमने स्टार्ट किए हुए हैं BA BS फिफ्थ सेम के मैथ्स ग्रुप्स एंड रिंग्स एंड सेकंड इज रियल एनालिसिस। ग्रुप्स एंड रिंग्स के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 से। तो एग्जाम्पल नंबर 3 में इसने क्या कहा, लेट आर बी ए फील्ड ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स का है और वो फील्ड फॉर्म करता है, यानी 11 की 11 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। एंड एस हमने एक सेट ले लिया ऑफ ऑल दोज पॉलिनोमियल्स f of x belongs to Rx such that f of 0 and f of 1 is equal to 0। ध्यान से समझना, R अगर कोई फील्ड है तो आप इसको क्या बोलते हो, द सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ओवर द फील्ड R। ठीक है, अब इन्होंने सिर्फ ये कहा है कि हम जो पॉलिनोमियल्स सारे नहीं लेंगे, ऐसा हमने एक ऐसा सेट बना दिया जिसमें वो सारे पॉलिनोमियल्स हैं सच दैट कि f ऑफ 0 निकालो या f ऑफ 1 निकालो, किस चीज़ के इक्वल आए, 0 के इक्वल आए। बस ऐसे ऐसे अपने पॉलिनोमियल्स लेने हैं। इसमें हम क्या करते थे, सारे पॉलिनोमियल्स लेते थे। ये एस सेट इसने ऐसे पॉलिनोमियल्स का बनाया है जो सच दैट f ऑफ 0 एंड f ऑफ 1 0 के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो आपने शो क्या करना है कि s जो है वो क्या फॉर्म करता है, Rx का आइडियल फॉर्म करता है। आइडियल के लिए हम दो प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कराते हैं। पहले अगर आप इनमें से दो एलिमेंट ले रहे हो और उनका डिफरेंस भी अगर इसी के अंदर है तो वो फर्स्ट प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। सेकंड में हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट इस एस सेट का और दूसरा एलिमेंट जिसके ऊपर हम इसको आइडियल प्रूव करना चाहते हैं, जिसका हम इसे आइडियल प्रूव करना चाहते हैं उसका, उन दोनों एलिमेंट की मल्टीप्लिकेशन भी अगर एस के अंदर ही जा रही है तो हम कहते हैं कि दूसरी प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है और ये आइडियल फॉर्म करता है। अब देखो, इज द रेजिड्यू क्लास रिंग आर एक्स बाय एस एन इंटीग्रल डोमेन। क्या ये इंटीग्रल डोमेन है? इंटीग्रल डोमेन पता है आपको, चार प्रॉपर्टीज, फर्स्ट रिंग, सेकंड एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, सेकंड कम्यूटेटिविटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एंड फोर्थ प्रॉपर्टी कौन सी, विदाउट जीरो डिवाइजर। क्वेश्चन हमने अच्छे से समझ लिया है, चलिए इसको सोल्व करते हैं। अब सबसे पहले इसने एस सेट को डिफाइन किया। एस सेट क्या है, उसमें ऐसे पॉलिनोमियल्स हैं सच दैट एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 1 किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। अब देखो, अब एक चीज़ तो है, आपने एच एक्स एक पॉलिनोमियल मान लिया एफ एक्स माइनस जी एक्स। क्यों माना? क्योंकि आइडियल की फर्स्ट प्रॉपर्टी में आपको उन दोनों पॉलिनोमियल्स का डिफरेंस उसी सेट के अंदर दिखाना होता है। तो उन दो पॉलिनोमियल्स के डिफरेंस को इसने एच एक्स का नाम दे दिया। इजी पड़ गया ये तो हमारे लिए। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये जो एच एक्स है ना, इनका डिफरेंस, ये एच एक्स उस सेट में है, बस। अब देखो, एफ एक्स और जी एक्स ये हमने एस से लिए हैं, तो एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 1 भी 0 होगा और जी ऑफ 0 और जी ऑफ 1 भी 0 होगा। अब एच ऑफ 0 और एच ऑफ 1 निकाल लो। एच ऑफ 0 क्या होगा, एफ ऑफ 0 माइनस जी ऑफ 0। ये 0 0 है, 0 हो गया। सिमिलरली एच ऑफ 1 भी 0 हो गया, यानी एच ऑफ 0 और एच ऑफ 1 दोनों 0 हो गया। और जहाँ पे ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है, तो इसका मतलब कंडीशन सेटिस्फाई कर गया इस सेट में बिलोंग करने की। दिस इम्प्लाइज दैट एच एक्स बिलोंग्स टू एस। यानी दो एलिमेंट्स हमने इसके लिए थे, दो पॉलिनोमियल्स हमने इसके लिए थे, उनका डिफरेंस भी एस के अंदर चला जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक एलिमेंट हमने लिया उस पॉलिनोमियल के सेट का आर एक्स, और दूसरा हम किसका लेते हैं, उसी एस सेट का। तो उसका हमने ले रखा है एफ ऑफ एक्स और इसका हमने लिया है आर एक्स। इनकी प्रोडक्ट को आपने किस में दिखाना है, एस सेट के अंदर दिखाना है। देखो, आर एक्स इंटू एफ एक्स इंटू आर एक्स के इक्वल होगा। रीज़न क्या है, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में ही इसने एक लाइन लिखी है, तभी मैंने उस टाइम नहीं पढ़ाई आपको, क्योंकि यहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। आर अगर फील्ड है तो आर एक्स इंटीग्रल डोमेन विद यूनिटी बन जाता है। ये हमने किया था ना, क्यों, आर एक फील्ड है तो वो इंटीग्रल डोमेन होगा। और आर अगर इंटीग्रल डोमेन है और उसी की हेल्प से आप सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स बना रहे हो तो वो भी क्या बनेगा, इंटीग्रल डोमेन बनेगा। ठीक है, विद यूनिटी ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। कुछ मैथ ऐसे हैं, कुछ मैथमेटिशियंस ऐसे हैं जो यूनिटी को इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन के अंदर ही मान के चलते हैं और कुछ इसको इसके अंदर कंसिडर नहीं करते। तो ये कई बार ये लिख देता है कि दिस इज़ इंटीग्रल डोमेन, और जब मैथमेटिशियंस कुछ ऐसे हैं जो यूनिटी को इसके अंदर नहीं मानते डेफिनेशन के अंदर, तो आपको अलग से लिखना पड़ेगा विद यूनिटी, क्योंकि उनके हिसाब से इंटीग्रल डोमेन में यूनिटी नहीं आता, तो अलग से लिख देते हैं। जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा लिख सकते हो, यूज़ दोनों ही चीज़ें होती हैं। अब ये इसके इक्वल है, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है ना, इंटीग्रल डोमेन है तो कम्यूटेटिविटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन को तो सेटिस्फाई करेगा ना। तो आर एक्स इंटू एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू आर एक्स हो जाएगा।
यानी इनमें से किसी एक को दिखा दो, दूसरा अपने आप उसमें बिलोंग कर जाएगा क्योंकि दोनों बिल्कुल इक्वल हैं। तो बिलोंग करने के लिए क्या करना है कि उनकी ज़ीरो पे वैल्यू ज़ीरो आनी चाहिए और वन पे वैल्यू ज़ीरो आनी चाहिए, बस यही कंडीशन है उसमें बिलोंग करने की। अब आर ऑफ ज़ीरो एंड एफ ऑफ ज़ीरो क्या होगा? ज़ीरो। और आर ऑफ वन और एफ ऑफ वन भी क्या होगा? ज़ीरो। दिस इम्प्लाइज आर ऑफ ज़ीरो एंड एफ ऑफ ज़ीरो और आर ऑफ वन एंड एफ ऑफ वन, यानी इसकी वैल्यू ज़ीरो पे भी और इस पूरे की वैल्यू वन पे भी ज़ीरो है। यही कंडीशन है किस चीज़ की? उस सेट में बिलोंग करने की। यानी आपने ये आर एक्स से लिया था, ये एस से लिया था, उनकी प्रोडक्ट भी, दोनों की दोनों प्रोडक्ट्स एस में बिलोंग कर गई, तो वो कैसा आइडल है? मतलब वो क्या है? आइडल है। अब सिर्फ लेफ्ट आइडल पूछा हो तो रिंग का एलिमेंट लेफ्ट में लेते हैं, यानी आर एक्स इंटू एफ एक्स को एस में दिखाना था। राइट आइडल पूछा होता तो एफ एक्स इंटू आर एक्स एस में दिखाना था। यहाँ आइडल पूछा है तो दोनों ही दिखाने होते हैं, तो दोनों ही किस में बिलोंग कर गए? एस में। तो सिंस सो दिस इम्प्लाइज दैट एस इज आइडल ऑफ आर एक्स। नेक्स्ट हमें क्या प्रूव करना है कि जो रेजिड्यू क्लास है ये एक इंटीग्रल डोमेन है। तो इसको इंटीग्रल डोमेन प्रूव करने के लिए हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि क्या एस इसका प्राइम आइडल है। अगर एस इसका प्राइम आइडल हो जाता है तो ये इंटीग्रल डोमेन बन जाता है। ये हमने किया भी था, आपको ध्यान हो, और नहीं भी याद है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इतना याद रख लो। इसको इंटीग्रल डोमेन प्रूव करने के लिए हम ये प्रूव कर लेते हैं कि एस जो है वो इसका प्राइम आइडल है। अगर एस इसका प्राइम आइडल हो जाता है तो वो इंटीग्रल डोमेन हो जाएगा। अगर वो इसका प्राइम आइडल नहीं होता है तो वो इंटीग्रल डोमेन नहीं बनेगा। देखो मैं ढूंढ रही थी इसको, चैप्टर नंबर 6 में हमने ये थ्योरम की थी, पेज नंबर 6.35 पे, कि ये इंटीग्रल डोमेन होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ एस इज प्राइम आइडल। ये आर का, एस अगर आर का प्राइम आइडल है तो वो इंटीग्रल डोमेन हो जाएगा। अब प्राइम आइडल की डेफिनेशन क्या थी? एस अगर कोई भी आइडल है और ए बी मल्टीप्लिकेशन इनकी एस में है तो या तो ए एस में हो या बी एस में हो। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो वो प्राइम आइडल होता है। लेकिन अगर उनकी मल्टीप्लिकेशन तो एस में हो लेकिन ना तो ए एस में हो और ना बी एस में हो तो वो प्राइम आइडल नहीं होता है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस एस आइडल के दो एलिमेंट्स लेके चलते हैं। एक हमने लिया अल्फा एक्स, एक हमने लिया बीटा एक्स। ये मान लिया हमने एक्स। अब एस क्या है? एस में पॉलिनोमियल्स ये तो हैं जिनकी वैल्यू ज़ीरो पे भी और वन पे भी क्या है? ज़ीरो। नहीं 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 नहीं, हमने ये एस के एलिमेंट्स नहीं लिए, क्योंकि ध्यान रखना, अगर ये एस, वैसे ही सोच के देखो, एस क्या था? सेट ऐसा था कि ज़ीरो और वन पे उनकी वैल्यू क्या है? ज़ीरो। अब इस पे जब अल्फा ऑफ वन निकालोगे तो आंसर क्या आएगा? वन। तो वैसे भी आप देख सकते हो ये हमने एस के एलिमेंट नहीं लिए, ये हमने वैसे ही उठाए हैं। अल्फा एक्स हमने एक्स ये पॉलिनोमियल मान रखा है और बीटा एक्स एक्स माइनस वन ये कोई पॉलिनोमियल मान रखा है। पता है हम यहाँ क्या प्रूव करने जा रहे हैं? हम ये प्रूव करेंगे कि इनकी मल्टीप्लिकेशन करोगे ना, इनकी मल्टीप्लिकेशन तो एस में है लेकिन ना ये एस में है और ना ही ये एस में है। ये तो डायरेक्टली एस में नहीं है क्योंकि वन पे वैल्यू इसकी ज़ीरो नहीं आ रही है और इसकी वैल्यू ज़ीरो पे वन नहीं आ रही है। ज़ीरो पे इसकी वैल्यू माइनस वन आएगी, ज़ीरो पे वन नहीं, ज़ीरो पे ज़ीरो आनी चाहिए लेकिन ज़ीरो पे माइनस वन आ रही है। तो ये इनमें कोई भी एलिमेंट एस में नहीं है लेकिन इनकी मल्टीप्लिकेशन एस में होगी। तो वही मैंने आपको कहा था कि अगर उनकी मल्टीप्लिकेशन तो एस में हो, ना ये उसमें हो और ना ये उसमें हो, तो वो प्राइम आइडल नहीं होता। तो देखो इनकी मल्टीप्लिकेशन को ना हमने गामा एक्स का नाम दे दिया। अब गामा एक्स क्या हो जाएगा? इनकी मल्टीप्लिकेशन, यानी एक्स इंटू एक्स माइनस वन। अब गामा ऑफ ज़ीरो भी वन आएगा और गामा ऑफ वन भी ज़ीरो आएगा। इसका मतलब गामा ऑफ एस एक्स में बिलोंग करता है, यानी उनकी प्रोडक्ट तो एस में है। लेकिन अल्फा ऑफ वन वन है जो कि ज़ीरो नहीं है, यानी अल्फा एक्स एस में नहीं है। और बीटा ऑफ ज़ीरो माइनस वन है जो कि ज़ीरो नहीं है, यानी बीटा ऑफ एक्स भी एक्स में नहीं है। यानी क्या कहा इसने? उनकी मल्टीप्लिकेशन तो एस में है लेकिन ना तो अल्फा एक्स एस में है और ना ही बीटा एक्स एक्स में है। तो प्राइम आइडल की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता तो एस प्राइम आइडल नहीं है, यानी ये इंटीग्रल डोमेन नहीं है। नेक्स्ट चलिए फोर्थ एग्जांपल पे हम चलते हैं। इसने कहा कि आर अगर कोई कम्यूटेटिव रिंग है विद यूनिटी एलिमेंट। प्रॉपर्टीज देखो इसमें कितनी हो गई है? 10 हो गई ना। रिंग यानी 8 प्रॉपर्टीज, कम्यूटेटिविटी हो गई 9 एंड यूनिटी एलिमेंट एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 10 हो गए। ये सारी प्रॉपर्टीज वो सेटिस्फाई करता है आर। अब देखो अगर एक्स ये प्राइम आइडल है आर एक्स का, देन आर इज ए इंटीग्रल डोमेन। सबसे पहली चीज़ तो कि ये जनरेटेड बाय एक्स का मतलब क्या होता है? यानी प्राइम आइडल है विच इज़ जनरेटेड बाय एक्स।
मतलब जनरेटेड बाय एक्स का मतलब क्या होता है, नहीं इस सिंबल का क्या मतलब होता है ये तो आपको पता है ना। ये ऐसा प्राइम आइडल है जो एक्स से जनरेट हो रहा है, यानी इसके सारे एलिमेंट्स एक्स की मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। यानी देखो सिंपल सी बात है, ये आपको कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी दे दी। अगर ये प्राइम आइडल है तो आर इंटीग्रल डोमेन होगा, बस यही आपको प्रूव करना है। अब इंटीग्रल डोमेन यानी चार प्रॉपर्टीज, रिंग हो, एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिटी यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो, कॉम्यूटेटिविटी हो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, एंड फोर्थ विदाउट जीरो डिवाइजर हो। अब आर को ना अपने इंटीग्रल डोमेन प्रूव करना है, और आर के बारे में इसने कहा है कि वो रिंग भी है, एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिटी भी इन्होंने दिया है, और कॉम्यूटेटिविटी भी इन्होंने दिया था। तो इंटीग्रल डोमेन प्रूव करने के लिए सिर्फ क्या बाकी है, विदाउट जीरो डिवाइजर, बस। यानी आर से आप ए और बी दो एलिमेंट्स लेके चल पड़ो और उनकी प्रोडक्ट ज़ीरो है, यानी ए बी इक्वल टू ज़ीरो। तो विदाउट ज़ीरो डिवाइजर की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि या तो ए ज़ीरो होगा या फिर बी ज़ीरो होगा। यही होता है विदाउट जीरो डिवाइजर की प्रॉपर्टी, यानी हम उसके दो एलिमेंट की प्रोडक्ट जीरो लेके चलेंगे और हमें ये प्रूव करना है कि या तो ए ज़ीरो होगा और या फिर बी ज़ीरो होगा। यानी हमने ए और बी आर के दो एलिमेंट लिए और उनकी प्रोडक्ट को ज़ीरो ले लिया, और आपने अब दो पोलिनोमियल्स मान लिए, एक मान लिया एफ ऑफ एक्स, दूसरा मान लिया जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स आपने माना 0 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, एंड प्लस ए प्लस 0x प्लस 0x स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, बस वैसे देख के देखो तो ये क्या है, ये x प्लस ए ही तो है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस ए, और ये क्या है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस बी। ठीक है, तो इस टाइप से आप याद रख सकते हो। फिर x को कैसे लिखोगे, बाकी सब ज़ीरो, सिर्फ 1 इंटू एक्स आ जाएगा। और a को कैसे लिखोगे, a यानी कॉन्स्टेंट a आ जाएगा, बाकी सबके कोफिशिएंट ज़ीरो। और जी एक्स को भी इस टाइप से लिख सकते हो। अब देखो ऑब्वियसली एफ ऑफ एक्स ये है और जी ऑफ एक्स ये है, ये बिलोंग तो इसी में करते हैं ना, तो इनकी प्रोडक्ट भी किस में जाएगी, आर एक्स के अंदर जाएगी। क्यों, क्योंकि आर है तो रिंग ना, और रिंग है और इसकी हेल्प से आप क्या बना रहे हो, पॉलिनोमियल्स का सेट बना रहे हो, तो वो भी क्या फॉर्म करेगा, रिंग फॉर्म करेगा। और रिंग में क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन तो होती ही है, यानी आपने आर एक्स के दो एलिमेंट्स लिए एफ एक्स एंड जी एक्स, उनकी प्रोडक्ट भी आर एक्स में आएगी। अब एफ एक्स क्या है, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी है, और जी एक्स क्या है, एफ एक्स क्या है, एक्स प्लस ए है, और जी एक्स क्या है, एक्स प्लस बी है। इसको ओपन कर लो, ये चीज़ आ गई, यानी ये चीज़ आर एक्स में बिलोंग करती है, लेकिन ए बी तो ज़ीरो है। अगर ए बी ज़ीरो है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी, ए बी की जगह हमने रख दिया ज़ीरो, और यहाँ पे एक्स कॉमन ले सकते हो, क्या बचा, एक्स प्लस ए प्लस बी। अब ये एक्स के मल्टीपल की फॉर्म में लिखा जा रहा है, यानी ये बिलोंग करता है एक ऐसे सेट में जो कि एक्स से जनरेट होता है, और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये उस आइडल में बिलोंग करता है, क्योंकि इन्होंने ये दिया हुआ ना कि जो प्राइम आइडल है वो एक्स से जनरेट होता है, और इसको आप एक्स के मल्टीपल की फॉर्म में लिख पा रहे हो, तो इसका मतलब ये उस एक्स से जनरेट होने वाले प्राइम आइडल में बिलोंग करता है, यानी दिस प्रोडक्ट बिलोंग्स टू द आइडल विच इज़ जनरेटेड बाय एक्स। अब देखो ये क्या है, प्राइम आइडल है। अब प्राइम आइडल की डेफिनेशन क्या कहती है, अगर उनके दो एलिमेंट की प्रोडक्ट उसके अंदर है, किन्हीं भी दो एलिमेंट की प्रोडक्ट अगर उसके अंदर है, तो या तो ये उसके अंदर होगा या फिर ये उसके अंदर होगा, यानी दिस बिलोंग्स टू दिस और दिस बिलोंग्स टू दिस। अब अगर x प्लस ए इसमें बिलोंग करता है तो x प्लस ए को आप x के मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हो, यानी x प्लस ए कैन बी रिटन एज x इंटू फाइव ऑफ एक्स। फाइव ऑफ एक्स किसका एलिमेंट होगा, जिसका ये आइडल है, यानी आर एक्स का। अब फाइव ऑफ एक्स क्या है, ऑब्वियसली जब आर एक्स का एलिमेंट है और आर एक्स क्या है, सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स है, तो ऑब्वियसली पॉलिनोमियल ही होगा कोई। अब कंपेयर करो, इक्वेटिंग द कांस्टेंट टर्म्स ऑन द बोथ साइड्स। इधर कांस्टेंट क्या है, ए है, और यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है, कुछ भी नहीं। एक्स की इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये ए नॉट एक्स बन जाएगा, ये ए वन एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। कांस्टेंट टर्म तो है ही नहीं इधर, तो ए क्या आ गया, ज़ीरो। यानी एक्स प्लस ए अगर बिलोंग करता है तो ए ज़ीरो आ गया, और अगर एक्स प्लस बी इसमें बिलोंग करेगा तो हम देख पाएंगे कि बी ज़ीरो आ जाएगा। यानी दो ही केस पॉसिबल थे, या तो ये इसमें है या ये इसमें है। ये इसमें है तो ए ज़ीरो आ जाएगा, और ये इसमें है तो बी ज़ीरो आ जाएगा। तो वही हमने लिया था कि किन्हीं दो एलिमेंट्स की प्रोडक्ट ज़ीरो है। आगे जाके दो ही केस बने, एक केस में ए ज़ीरो आ रहा था, एक केस में बी ज़ीरो आ रहा था। दिस इम्प्लाइज दैट इफ़ ए बी इज इक्वल टू ज़ीरो, आइदर ए इज इक्वल टू ज़ीरो और बी इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमारी प्रॉपर्टी होती है विदाउट ज़ीरो डिवाइजर की, और बाकी प्रॉपर्टीज़ ने दे ही रखी हैं, तो ये क्या बना देगा, इंटीग्रल डोमेन।
नेक्स्ट पेज पे हमारी डेफिनेशन आती है यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। बहुत ही ज़्यादा सिंपल चीज़ है। देखो इसको बिल्कुल, इनके 3 वर्ड्स हैं, हर वर्ड का मीनिंग आपको पता है। डोमेन मतलब इंटीग्रल डोमेन, यानी यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन इंटीग्रल डोमेन तो होगा ही होगा। अब विद यूनिटी, ये भी मैं आपको बार बार बताती रहती हूँ, आज फिर देख लेते हैं कि कुछ मैथमेटिशियंस यूनिटी को इंटीग्रल डोमेन के डेफिनेशन के अंदर मानते हैं और कुछ नहीं मानते हैं। तो इंटीग्रल डोमेन को कई बार ये सिर्फ ये लिख देता है कि लेट आर बी एन इंटीग्रल डोमेन, और कई बार ये लिख देता है दिस इज द इंटीग्रल डोमेन विद यूनिटी। अब विद यूनिटी लिखने से पता है क्या होता है, या आप मानो इस डेफिनेशन में यूनिटी को या ना मानो, लेकिन विद यूनिटी लिखने से ये स्पेसिफाई हो जाता है कि यूनिटी इसके अंदर होगी ही होगी, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा ही होगा। बस ये रीज़न है विद यूनिटी लिखने का। तो डोमेन यानी वो इंटीग्रल डोमेन होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिक फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मतलब फैक्टर्स, जैसे 6 है, 6 के फैक्टर्स 2 और 3 6 के फैक्टर्स ही हैं, तो इस टाइप से फैक्टराइजेशन यानी उसको उसके फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, वो यूनिक होगा। समझ आई? वो यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन का मतलब क्या है? कोई भी इंटीग्रल डोमेन है, उसको आप यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन कब बोलोगे? अगर उसके हर एलिमेंट को, लेकिन ना तो वो ज़ीरो होना चाहिए ना कोई यूनिट होना चाहिए, इनको छोड़ दो, ज़ीरो को छोड़ दो और यूनिट को छोड़ दो, इनको छोड़ के इसके हर एलिमेंट को अगर हम फैक्टराइज कर सकते हैं, यानी इसके फाइनाइट नंबर ऑफ इरेड्यूसिबल एलिमेंट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनकी मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यही तो हम करते हैं ना फैक्टराइजेशन में। और इरेड्यूसिबल एलिमेंट इसने क्यों कहा? क्योंकि इरेड्यूसिबल एलिमेंट सारे प्राइम इरेड्यूसिबल एलिमेंट ही तो होते हैं ना। यानी अब जैसे देखो, 6 को नहीं, कुछ किसी और को ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 6 को, 12 को सॉरी। तो 12 को आप 6 × 2 भी तो लिख सकते हो, लेकिन इसने ये कहा कि हर एलिमेंट इरेड्यूसिबल एलिमेंट होना चाहिए। इरेड्यूसिबल मतलब उसको आप फर्दर रिड्यूस ना कर पाओ, और इसकी डेफिनेशन को हम पढ़ भी चुके हैं। 6 को आप 2 × 3 भी लिख सकते हो, × 2। हाँ, ये इसकी अच्छे से फैक्टराइजेशन हो गई है, क्योंकि इन्होंने कंडीशन बताई है हर एलिमेंट इरेड्यूसिबल होना चाहिए, लेकिन इसको हम फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं, इसलिए ये वाली जो है इसकी यूनिक फैक्टराइजेशन होगी। तो इसने वही कहा है। फर्स्ट पॉइंट तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया है कि हर एलिमेंट जो कि ना तो ज़ीरो हो और ना ही यूनिट हो। देखो ये तो ऑब्वियस सी बात है, ज़ीरो है, ज़ीरो को आप किन किन की प्रोडक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे जो कि इरेड्यूसिबल होंगे? तो ये तो मतलब कोई सेंस वाली बात ही नहीं हुई ना। और यूनिट को भी, यानी इन दोनों को आप छोड़ दो एक बार के लिए, क्योंकि यूनिट जो एलिमेंट है, जैसे सेट ऑफ इंटीजर्स लेते हैं, उसके अंदर हम बताते हैं ना कि यूनिट एलिमेंट कौन कौन से होंगे, 1 होगा और -1 होगा, यानी जिनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब जैसे 1 है, 1 को आप किन इरेड्यूसिबल फॉर्म एलिमेंट्स की मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो? मतलब आप इसको 1 लिख सकते हो, 1 × 1 लिख सकते हो, 1 को -1 × -1 लिख सकते हो, -1 × -1 लिख सकते हो। मतलब इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। मेन चीज़ है हमें बड़े वाले नंबर्स देखने होते हैं, और इन्हीं पे हम आगे जाके एनालिसिस भी करते हैं। तो ज़ीरो को और यूनिट एलिमेंट्स मतलब जिनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, उनको फिलहाल छोड़ो। यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन में से ये सिर्फ सिंपल सी चीज़ आपको कहता है कि वो इंटीग्रल डोमेन होना चाहिए। और पहला पॉइंट कि ज़ीरो और यूनिट को छोड़ दो, उसके अलावा सारे एलिमेंट्स को आप प्रोडक्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ इरेड्यूसिबल एलिमेंट्स की फॉर्म में लिख पाओ, पहली कंडीशन। अच्छा जी, अब दूसरी पढ़ने से पहले हम इसको समझ लेते हैं। अभी हमने पीछे बात की थी कि 12 को आप लिख सकते हो 2 × 2 × 3 लिख सकते हो, लेकिन ऐसा ज़रूरी थोड़ी है, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, -2 × -2 × 3, ये भी तो 12 ही आएगा। तो और ये कह रहा है कि यूनिक होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो ये अलग आ गया और ये अलग आ गया। तो इन्होंने अपने डेफिनेशन को एक भरोसे के लायक बनाने के लिए, कि आप कह तो रहे हो कि यूनिक है, लेकिन हम तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं और गलत नहीं है ये, ऑब्वियसली 12 इनकी मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में भी लिखा जा रहा है। तो इन्होंने फिर एक चीज़ कही कि अगर इसकी 2 फैक्टराइजेशंस हैं, P1 × P2 × P3 एंड PR, और दूसरी है Q1 × Q2 × Q3 एंड सो ऑन QS, ऐसा कुछ है। तो पहली बात तो R और S इक्वल होने चाहिए, यानी ऐसा नहीं है यहाँ 3 है और यहाँ आप 4 5 लिख दो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इसने कहा
आर एस के इक्वल होना चाहिए, यानी यहाँ आर एलिमेंट है तो यहाँ भी आर ही एलिमेंट हो, यहाँ एस एलिमेंट है तो यहाँ भी एस एलिमेंट ही हो। पहली बात तो नंबर सेम होना चाहिए। और दूसरी बात क्या है, ईच पी आई इज़ एन एसोसिएट ऑफ सम क्यू जे, यानी हर कोई पी आई किसी भी दूसरे क्यू जे का क्या हो, एसोसिएट हो। जैसे 2 है और -2 है, ये एसोसिएट्स ही तो है ना एक दूसरे के। एसोसिएट्स में क्या होता है, जैसे 2 और -2 की मैं एसोसिएट्स बोल रही हूँ, हमने पढ़ा हुआ ना एसोसिएट्स क्या होते हैं, जब आप एक को दूसरे की मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख पाओ और दूसरा एलिमेंट जो तीसरा एलिमेंट आएगा वो यूनिट हो। जैसे 2 है तो अगर आप -1 इंटू -2 लिख सकते हो, यानी इसको आप इसके मल्टीपल की फॉर्म में लिख पा रहे हो, और वो जो मल्टीपल है वो क्या है, एक यूनिट है। तो वो क्या होते हैं, एसोसिएट्स ही तो होते हैं ना। यानी पहली बात तो उसकी यूनिक फैक्टराइजेशन होगी, और अगर दो एग्जिस्ट भी करती हैं तो आर एस के इक्वल होगा, और हर कोई पी आई किसी क्यू जे का क्या होगा, एसोसिएट। थ्री का एसोसिएट है क्योंकि 3 को आप 1 इंटू 3 लिख सकते हो, 1 यूनिट है। 2 -2 का एसोसिएट है क्योंकि 2 को आप -1 इंटू -2 लिख सकते हो, जहाँ -1 एक यूनिट है। बस ये इसने कहने की कोशिश करी है, ठीक है। देखने में ना ये डेफिनेशन इतनी बड़ी लगती है कि पता नहीं मतलब क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आपको बेसिक फंडा इसका समझ आना चाहिए। यानी ऐसा इंटीग्रल डोमेन जिसमें ज़ीरो और यूनिट एलिमेंट्स को छोड़ के सबको हम इरेड्यूसिबल एलिमेंट्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। और दूसरा कि अगर आप उनको दो फॉर्म में लिख पा रहे हो तो पहली बात तो आर एस के इक्वल हो, यानी एलिमेंट सेम हो, और दूसरा हर कोई पी आई किसी क्यू जे का एसोसिएट हो। ठीक है, एसोसिएट भी हमने रिवाइज कर लिया है, यानी उसको उसके प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख पाओ, जहाँ पे जो तीसरा वाला एलिमेंट आएगा ना वो एक यूनिट होना चाहिए। एग्जाम्पल्स देखो, 24 इंटीजर्स के अंदर इसने 24 उठा लिया, क्या लिख सकते हो उसको, 2 2 3 2, इन सब की मल्टीप्लीकेशन करके 24 ही आएगा। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, यानी पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई कि आप इसको इरेड्यूसिबल एलिमेंट्स की मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हो। दूसरी कि इनको अगर दो आपके पास आ जाते हैं इसके फैक्टराइजेशंस, तो हर कोई पी आई किसी क्यू जे का एसोसिएट हो। 2 -2 का एसोसिएट है, 2 2 का एसोसिएट है, 3 -3 का एसोसिएट है, और 2 2 का एसोसिएट है। तो इसका मतलब क्या है कि वी नोट दैट द इरेड्यूसिबल फैक्टर्स in these two factorizations of 24 are same except for order and associates। बिल्कुल सेम है ऑर्डर और एसोसिएट्स को छोड़ के, यानी बस थोड़ा सा चेंज आ सकता है, उसको आप उसके एसोसिएट से रिप्लेस कर सकते हो, बस इतना सा फर्क आ सकता है। तो इसलिए इसको यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन बोला जाता है। यानी क्या है, मतलब एक तरीके से देखें तो यूनिक ही है, एक प्लस माइनस साइन लगाने से तो वो चीज़ नहीं बन जाती ना, ठीक है। Every field is always a unique factorization domain। UFD स्मॉल फॉर्म है इसकी। हर कोई फील्ड एक यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन होता है, यानी उसके ज़ीरो एलिमेंट को और उसके यूनिट एलिमेंट्स को छोड़ के आप हर एलिमेंट को फाइनाइट इरेड्यूसिबल एलिमेंट्स की मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। देखिए, पहली बात वो फील्ड है तो वो कॉम्पिटिटिव रिंग है। फील्ड में तो 11 प्रॉपर्टीज़ होती है ना, और रिंग में होती है 8, तो कॉम्पिटिटिविटी भी तो फील्ड में होती है। तो जैसा कि वो कॉम्पिटिटिव रिंग है, अब दो एलिमेंट आपने इसके उठा लिए सच दैट उनकी प्रोडक्ट क्या है, ज़ीरो है। ध्यान से समझना। सबसे पहले क्या प्रूव करेगा, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन में क्या होता है, सबसे पहले वो क्या होना चाहिए, एक इंटीग्रल डोमेन होना चाहिए ना विद यूनिटी। तो पहले हम दिखाएंगे वो इंटीग्रल डोमेन है, यानी कॉम्पिटिटिव रिंग तो है, यानी विदाउट जीरो डिवाइजर और यूनिटी, इन दो प्रॉपर्टीज़ को और हमें सेटिस्फाई कराना है। ए भी ज़ीरो है तो ए नॉन ज़ीरो एलिमेंट है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। इन्वर्स से ना दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो तो, और फिर एसोसिएटिविटी से ब्रैकेट है ना वो ए इन्वर्स ए पे लगा दो, बी एज इट इज़, और ये ज़ीरो आ गया, यानी 1 इंटू बी इक्वल टू ज़ीरो, बी ज़ीरो आ गया। नहीं, कहने का मतलब क्या है, अगर ए नॉन ज़ीरो था तो बी ज़ीरो आ गया, ऐसे ही बी नॉन ज़ीरो ले लो और फिर उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देना तो ए ज़ीरो आ जाएगा। यानी या तो ए ज़ीरो है या बी ज़ीरो है, यानी वो विदाउट ज़ीरो डिवाइजर की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, तो वो क्या है, इंटीग्रल डोमेन है। उसके बाद उसके पास यूनिटी एलिमेंट तो होगा ही होगा क्योंकि वो फील्ड है, तो यूनिटी एलिमेंट तो उसके पास है, तो वो इंटीग्रल डोमेन विद यूनिटी तो हमारे पास है ही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन की। देखो, ए आपने ना उसका कोई भी एलिमेंट आपने उठा लिया,
तो इसका मतलब क्या है, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि एफ एक फील्ड है तो एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स तो होगा ही होगा। और किस टाइप से कि ए इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है, ए इज अ यूनिट, यानी हमने आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठाया था और वही यूनिट बन गया। क्यों? देखो ऑब्वियस सी बात है, एफ एक फील्ड है तो उसमें हर एलिमेंट का, हर नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा ना। यानी जीरो एलिमेंट को छोड़ के बाकी हर एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, यानी सारे के सारे यूनिट एलिमेंट्स हैं। यानी उसमें एक तो जीरो एलिमेंट है और बाकी सारे क्या हैं, यूनिट एलिमेंट्स हैं। और डेफिनेशन क्या कहती है कि जीरो और यूनिट्स को छोड़ के सबको आप प्रोडक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाओ। अब इसमें तो जीरो और यूनिट एलिमेंट्स को छोड़ के कोई एलिमेंट है ही नहीं, क्योंकि ये तो जीरो एलिमेंट है और बाकी जितने भी एलिमेंट्स बच गए सारे यूनिट एलिमेंट्स हैं। यानी इसका हर नॉन जीरो एलिमेंट यूनिट है, यानी उसमें एलिमेंट क्या है, या तो जीरो है और नॉन जीरो एलिमेंट है तो वह यूनिट है। यानी कोई भी नॉन जीरो और नॉन यूनिट एलिमेंट तो है ही नहीं, तो फैक्टराइजेशन, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन तो वो हो ही जाएगा। क्योंकि यूनिक जो प्रोडक्ट जो फैक्टराइजेशन है वो तो उसी एलिमेंट की हम करते हैं ना, जो ना तो ज़ीरो हो और ना यूनिट हो। इसको तो एलिमेंट ही सारे नॉन ज़ीरो और नॉन यूनिट हैं। ठीक है, तो अपने आप ये यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन हो गया। देखो नेक्स्ट थ्योरम देखो, अगर आर एक यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है तो एलिमेंट, उसका जो एलिमेंट है कोई भी इज प्राइम, वो प्राइम एलिमेंट होगा इफ़ एंड ओनली इफ इट इज़ इरेड्यूसिबल। यानी यूनिक फैक्टराइजेशन को डोमेन के अंदर अगर वो प्राइम एलिमेंट है तो वो इरेड्यूसिबल भी होगा, अगर वो इरेड्यूसिबल है तो वो प्राइम एलिमेंट भी होगा, इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन है। पहले हम बात करते हैं अगर वो प्राइम एलिमेंट है। देखो अगर वो प्राइम एलिमेंट है और आर हमारा, ये तो हमें पता ही है, इंटीग्रल डोमेन विद यूनिटी है, क्योंकि यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन क्या होता है, इंटीग्रल डोमेन विद यूनिटी होता है ना। तो ए क्या है, प्राइम एलिमेंट है तो इरेड्यूसिबल तो होगा ही होगा, ये तो हमने किया था। देखो पेज नंबर 8.19 पे हमने किया था ना कि अगर कोई इंटीग्रल डोमेन विद यूनिटी है और उसके अंदर कोई प्राइम एलिमेंट है तो वो इरेड्यूसिबल होगा, तो वो क्या है, इरेड्यूसिबल हो जाएगा। अब बात क्या है, इरेड्यूसिबल हमें लेके चलना है और प्रूव करना है कि वो क्या है, प्राइम एलिमेंट है। देखो अब इरेड्यूसिबल एलिमेंट और प्राइम एलिमेंट दोनों की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो तो सेम होती है कि ना तो वो ज़ीरो होना चाहिए, ज़ीरो एलिमेंट होना चाहिए, ना ही वो यूनिट एलिमेंट होना चाहिए। तो वो इरेड्यूसिबल एलिमेंट है, यानी ना तो नॉन जीरो एलिमेंट है और ना ही नॉन यूनिट एलिमेंट है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो प्राइम एलिमेंट के लिए सेटिस्फाई हो गई है। अब देखो प्राइम एलिमेंट की जो दूसरी कंडीशन है वो क्या होती है कि अगर ए जो है वो बी सी को डिवाइड करता है तो या तो ए बी को डिवाइड करे या फिर ए सी को डिवाइड करे, ऐसा ही हमें प्रूव करना होता है। तो पहले लेके चलो जो ए है वो बी सी को डिवाइड करता है। देखो अब फॉर सम बी सी बिलोंग्स टू आर, अब ए इसको डिवाइड करता है तो बी सी इज इक्वल टू सम ए इंटू एम, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे 2 है वो 6 को डिवाइड करता है तो 6 को हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, तो ऐसा ही कोई एम हमें मिल जाएगा सच दैट बी सी इज इक्वल टू ए एम हो जाएगा। अब ए नॉन ज़ीरो है और ना ही वो यूनिट है, तो मान लो लेट इफ़ पॉसिबल बी और सी क्या हैं, दोनों यूनिट्स हैं, यानी दोनों का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अगर ऐसा है तो आप क्या करो, इसकी जो दोनों साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में तो नहीं लेफ्ट हैंड साइड नहीं, प्री मल्टीप्लाई तो कर दो बी इन्वर्स से और पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो सी इन्वर्स से। तो क्या बनेगा, बी इन्वर्स बी सी इंटू सी इन्वर्स, बी इन्वर्स ए एम इंटू सी इन्वर्स, बी इन्वर्स बी 1 सी इन्वर्स 1, 1 इंटू 1 1 हो गया, ये एज इट इज़ है। यानी अब 1 इज इक्वल टू ए इंटू समथिंग हमने लिख दिया। इसका मतलब क्या है, ए एक यूनिट है, ऑब्वियसली यूनिट है। एक ही किसी के साथ आप मल्टीप्लाई कर रहे हो और वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब वो कौन है, ए का इन्वर्स है, यानी ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, यानी ए यूनिट है। ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है, ए क्या है, नॉन यूनिट है, हमने माना था। यानी ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जो दोनों के दोनों यूनिट हो जाएं, यानी कम से कम, फिर हम मान लेते हैं कम से कम एक यूनिट है। ठीक है, यानी अगर बी यूनिट है तो बी इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाएगा, तो आप सी को क्या लिख सकते हो, ए एम बी इन्वर्स लिख सकते हो, क्योंकि देखो बी का इन्वर्स अगर एग्जिस्ट करता है तो आप बी इन्वर्स से प्री मल्टीप्लाई कर सकते हो ना दोनों साइड। ठीक है, तो सी किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा हमारा, ए एम, प्री मल्टीप्लाई नहीं पोस्ट मल्टीप्लाई करके देखना, या फिर वैसे डायरेक्टली कर लो, बी को ना उधर इन्वर्स की फॉर्म में ले जाओ, तो सी इज इक्वल टू ए एम बी इन्वर्स हो जाएगा।
C इज इक्वल टू ए एम बी इनवर्स, ए एम बी इनवर्स। यानी C को आप A के किसी मल्टीपल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हो तो A C को डिवाइड करता है। और अगर अभी हमने कहा था कोई एक यूनिट है और अगर C यूनिट हो जाता है तो A B को डिवाइड करेगा। ठीक है, अब 4 ही केसेस थे, या तो दोनों यूनिट हो, उस केस में तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। ठीक है, फिर हमने कहा कि कोई एक यूनिट हो, अगर B यूनिट हो जाता है तो A C को डिवाइड करेगा और C यूनिट हो जाता है तो A B को डिवाइड करेगा। यानी 3 केस हमारे ख़त्म हो गए। इस केस में तो प्रॉपर्टी हमारी होल्ड करेगी, वो प्राइम एलिमेंट बन जाएगा। यानी अगर कोई एक यूनिट हो तो, और दोनों वो यूनिट हो नहीं सकते क्योंकि उस केस में कॉन्ट्राडिक्शन आ गया था। अब सिर्फ कौन सा केस बच गया कि कोई भी यूनिट नहीं है, ना B और ना C। अगर दोनों नॉन यूनिट्स हैं तो देखो B और C को आप एक्सप्रेस कर सकते हो एज अ प्रोडक्ट ऑफ इरेड्यूसिबल्स। यानी क्यों? क्योंकि B और C किसके एलिमेंट हैं? R के, और R इन्होंने क्या दिया हुआ है? यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। यानी आप उसको फैक्टराइज कर सकते हो, इरेड्यूसिबल एलिमेंट्स की मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख सकते हो। तो B इज इक्वल टू P1 P2 सम PM एंड C इज इक्वल टू Q1 Q2 सम Q1। अलग अलग एलिमेंट्स हैं, ये ध्यान रखना, ये B है ये C है। अब ऑल्सो अगर M एक यूनिट है, ऑब्वियसली M पे तो हम कुछ भी कंडीशन लगा सकते हैं, यानी M यूनिट भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है वो यूनिट ना हो, कुछ भी हो सकता है। दोनों केस डिस्कस कर लेते हैं। अगर वो यूनिट है तो देखो, तो बी सी इज इक्वल टू ए एम, ये तो था ही हमारे पास। तो बी सी इज इक्वल टू ए एम है और एम यूनिट है, यानी उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो आप सिंपल सी बात है, ए इज इक्वल टू बी इंटू सी एम इनवर्स, ऐसा लिख सकते हो। ए को इधर रखो और एम को इधर इनवर्स की फॉर्म में ले आओ, तो ये ए इज इक्वल टू बी सी एम इनवर्स बन जाएगा। या फिर आप ऐसा कह सकते हो, आप दोनों साइड एम इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो, तो वो भी हमारा काम बन जाएगा। अब जैसा कि ए इरेड्यूसिबल है तो इनमें से कोई एक तो यूनिट होना चाहिए। ये तो इरेड्यूसिबल एलिमेंट की डेफिनेशन कहती है ना कि वो रिड्यूसिबल नहीं है, वो इरेड्यूसिबल है। यानी आप उसको किन्हीं दो ऐसे एलिमेंट्स की मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में नहीं लिख सकते हो जिनमें से कोई भी यूनिट ना हो, और अगर आप फिर भी लिख रहे हो तो उनमें से एक तो यूनिट होना ही होना चाहिए। लेकिन बी तो यूनिट है नहीं, इसका मतलब कौन यूनिट है? सी एम इनवर्स। और सी एम इनवर्स यूनिट है और एम यूनिट था, तो उसका इनवर्स भी यूनिट होगा ऑब्वियसली, क्योंकि एम यूनिट है। यानी एम का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर एम इनवर्स है तो एम इनवर्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन है? एम। एक दूसरे का इनवर्स ही होते हैं तो, यानी एम इनवर्स भी यूनिट है और ये सी इंटू एम इनवर्स भी यूनिट बन गया, यानी सी भी तो यूनिट होगा ना इसका मतलब। ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है, सी तो नॉन यूनिट एलिमेंट है, बी और सी दोनों ही हमने नॉन यूनिट एलिमेंट्स लिए थे। यानी इस केस में तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, एम यूनिट नहीं हो सकता। अगर एम यूनिट नहीं है तो एम एलिमेंट किसका है? आर का, यानी यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन का। तो आप उसको इरेड्यूसिबल एलिमेंट्स की मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख सकते हो, उसको फैक्टराइज कर सकते हो। देखो अब इन्होंने कहा 2, 3 एंड 4 तीनों ही इक्वेशंस का अगर हम 1 में यूज़ करें, 1 क्या था? बी सी इज इक्वल टू ए एम। 2 से बी की वैल्यू आई है, 3 से सी की वैल्यू आई है, और जो 4 है उससे हमने एम की वैल्यू लिखी है। इन तीनों ही वैल्यूज़ को आपने पुट किया है इसके अंदर, सिर्फ ए ही एज इट इज़ है, बाकी सबकी हमने वैल्यूज़ को पुट कर दिया है। अब देखो इज इक्वल टू अल्फ़ा से, इन ये और ये इक्वल है ना, इनको हमने अल्फ़ा का नाम दे दिया क्योंकि कितने बड़े बड़े से एलिमेंट हैं। देखो इसका मतलब क्या है कि कोई एलिमेंट अल्फ़ा है, उसको आप इरेड्यूसिबल एलिमेंट्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो 2 वेज के अंदर। ऑब्वियसली अल्फ़ा इसके भी इक्वल है और अल्फ़ा इसके भी इक्वल है, और ये सारे के सारे कैसे हैं? इरेड्यूसिबल एलिमेंट्स। ये तो हमने अभी पीछे किया था ना कि बी और सी दोनों ही आर के एलिमेंट हैं, तो आप उनको क्या कर सकते हो? इरेड्यूसिबल एलिमेंट्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हो। यानी ये भी सारे इरेड्यूसिबल हैं, ये भी सारे इरेड्यूसिबल हैं, और ये भी सारे इरेड्यूसिबल हैं। तो आप अल्फा को 2 टाइप से इरेड्यूसिबल एलिमेंट्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हो, लेकिन वो एलिमेंट किसका है? अल्फा, यूएफडी यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन आर का। इसका मतलब क्या है कि ए इज आइदर एसोसिएट ऑफ सम पी आई और सम क्यू जे। यानी जो ए है ना वो एसोसिएट, देखो अब इसके जो एलिमेंट्स हैं इसके, उसने जो डेफिनेशन में क्या कहा था कि हर कोई इधर वाला एलिमेंट इधर वाले किसी न किसी एलिमेंट का क्या होगा? एसोसिएट होगा। यानी जो ए है वो किसी न किसी पी आई का या फिर किसी क्यू आई का क्यू जे का एसोसिएट होगा। यानी किसी भी एक का हो सकता है ना, या तो किसी पी आई का होगा या फिर किसी क्यू जे का एसोसिएट तो होना ही है, किसी एक का तो होगा ही होगा। वो पी आई भी हो सकता है, कोई क्यू जे भी हो सकता है। अगर वो किसी पी आई का एसोसिएट हुआ तो डेफिनेशन लगा दो, कोई 2 एसोसिएट हैं तो आप उनको इस टाइप से लिख सकते हो जहाँ पे जो तीसरा एलिमेंट है वो क्या आएगा? यूनिट।
और ऐसा हुआ तो ऐसा लिख सकते हो, यानी ए किसको डिवाइड करता है, पी आई को। ऑब्वियसली जब ए को अगर किसी दूसरे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो और पी आई आ जाए तो वो ए पी आई को डिवाइड करता है ना ऑब्वियसली। और यहाँ से क्या आया कि ए क्यू जे को डिवाइड करता है। अब ए पी आई को डिवाइड करता है, यानी किसी एक पी आई को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब क्या है, वो हम किसको भी डिवाइड करेगा, बी को। क्यों? क्योंकि बी को हमने इन सारे पी की मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखा हुआ है, और जो ए है वो इनमें से किसी एक को डिवाइड करता है, तो वो बी को भी तो डिवाइड करेगा। जैसे 12 है, 12 को अगर आप कुछ भी लिख रहे हो, 6 × 2 लिख रहे हो, यहाँ पे लिख नहीं सकते क्योंकि वो इरेड्यूसिबल एलिमेंट्स की मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखना है। मैं बस एग्जांपल के लिए बता रही हूँ। 12 को अगर आप 6 × 2 लिख रहे हो और आप कह रहे हो कि जो 3 है वो किसको डिवाइड करेगा, 6 को डिवाइड करेगा, तो ऑब्वियसली जो 3 है वो उस बड़े वाले पूरे 12 को भी तो डिवाइड करेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे है, आप कह रहे हो कि जो ए है वो इनमें से किसी एक को डिवाइड करता है, तो वो ए बी को भी तो डिवाइड करेगा। सिमिलरली अगर वो किसी क्यू जे को डिवाइड करता है तो वो सी को डिवाइड करेगा। यानी या तो ये है या फिर ये है, यानी या तो वो ए बी को डिवाइड करता है या फिर ए सी को डिवाइड करता है। तो प्राइम एलिमेंट के लिए हमें यही प्रूव करना था कि अगर वो उनके प्रोडक्ट को डिवाइड करता है, ए डिवाइड्स बी सी, देन आइदर ए डिवाइड्स बी और ए डिवाइड्स सी। लास्ट थ्योरम करते हैं आज की, ये वाली लास्ट, फिर आगे हम नेक्स्ट में करेंगे। देखो, आर अगर इंटीग्रल डोमेन विद यूनिटी है and every non-zero and non-unit element in R can be expressed as the finite product of irreducible elements। ये तो फर्स्ट पार्ट ही है हमारी, फर्स्ट प्रॉपर्टी ही है किसकी, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन की। एंड एवरी इरेड्यूसिबल एलिमेंट इज प्राइम, देन R इज यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। अब देख के तो हम ऑब्वियसली बता सकते हैं कि यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन के लिए पहले तो होना चाहिए वो इंटीग्रल डोमेन विद यूनिटी, वो तो इन्होंने दे दिया। फिर उसकी दो प्रॉपर्टी होती हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी इसने इफ से लेके और एलिमेंट्स तक, यहाँ तक फर्स्ट प्रॉपर्टी दे दी, यानी अब हमें सेकेंड प्रॉपर्टी प्रूव करनी है। और सेकेंड प्रॉपर्टी की जगह इसने एक चीज़ दे दी हमें कि एवरी इरेड्यूसिबल एलिमेंट इज प्राइम। इस चीज़ का यूज़ करेंगे और सेकेंड प्रॉपर्टी को प्रूव करेंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आप उसको दो टाइप से लिख सकते हो, इरेड्यूसिबल एलिमेंट्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में दो टाइप से लिख सकते हो, तो एम एन के इक्वल होगा और हर कोई पी आई किसी न किसी क्यू जे का एसोसिएट होगा। तो ये हमें प्रूव करना है। देखो, इंडक्शन मेथड से हम इसको प्रूव करेंगे। इंडक्शन के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, n इज इक्वल टू 1 के लिए उस चीज़ को ट्रू दिखाते हैं, फिर उसको n-1 के लिए अज्यूम करते हैं कि वो ट्रू है, और फिर n के लिए उसको प्रूव कर देते हैं कि वो ट्रू होगा। देखो, अगर n 1 हो जाता है, n अगर 1 हो गया तो a इज इक्वल टू पी एम, ये तो एज इट इज़ है, n 1 हो गया बस, तो q1 बच गया यहाँ पे। अब q1 क्या है, इरेड्यूसिबल है, देयरफॉर सम पी आई मस्ट बी अ यूनिट। ऑब्वियसली q1 इरेड्यूसिबल है और आप q1 को इन सब की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख पा रहे हो, तो ऐसा तो तभी पॉसिबल है ना जब इनमें से कोई ना कोई यूनिट हो। ये तो हमने डेफिनेशन में किया था इरेड्यूसिबल एलिमेंट की, कि वो इरेड्यूसिबल है, आप इसको रिड्यूस नहीं कर सकते, और फिर भी रिड्यूस कर रहे हो तो वो जो एलिमेंट है ना उनमें से कोई ना कोई तो यूनिट होना ही होना चाहिए, यानी सम पी आई मस्ट बी यूनिट। बट ईच पी आई इटसेल्फ बीइंग इरेड्यूसिबल यूनिट तो हो नहीं सकता। हमने ऊपर कहा ना आप इनको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हो, तो यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन के लिए ये एलिमेंट्स कैसे होते हैं, इरेड्यूसिबल एलिमेंट्स ये तो होते हैं ना। अब इरेड्यूसिबल एलिमेंट्स की तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये होती है, ना तो वो जीरो होने चाहिए और ना यूनिट होने चाहिए, यानी कोई भी एलिमेंट यूनिट नहीं है। इसका मतलब क्या है, m इज इक्वल टू 1। m किस चीज़ के इक्वल है, 1 के इक्वल है, यानी कहने का मतलब क्या है, p1 इज इक्वल टू q1 है। यानी ये चीज़ तभी पॉसिबल थी अगर इतने सबकी मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख पा रहे हो, तो इसका मतलब या तो उनमें से कोई यूनिट हो या फिर यहाँ एक ही एलिमेंट हो, p1 इज इक्वल टू q1। ये चीज़ भी थोड़ी ठीक लगेगी, लेकिन यूनिट तो कोई हो ही नहीं सकता क्योंकि सारे के सारे इरेड्यूसिबल एलिमेंट हैं, तो p1 q1 के इक्वल हो जाएगा, यानी जो m है, यानी बाकी सारे एलिमेंट यहाँ से गए, यानी q1 सिर्फ p1 के ही इक्वल है, m किस चीज़ के इक्वल है, 1 के। ठीक है, 10 ये इसके इक्वल है, थ्योरम जो ट्री है हमारी n इज इक्वल टू 1 के लिए। नेक्स्ट हम अज्यूम करते हैं कि वो n-1 के लिए ट्रू है, यानी अब a को आप इस टाइप से लिख रहे थे, इस टाइप से और इस टाइप से, यानी ये चीज़ इस चीज़ के इक्वल है ना। अब q1 को आप अलग रख लो, बाकी को ब्रैकेट के अंदर लिख लो। इसका मतलब क्या है, q1 इन सब को डिवाइड करता है, इन सब के प्रोडक्ट को। अब q1 क्या था, इरेड्यूसिबल एलिमेंट था,
और इसने क्या कहा है कि एवरी इरेड्यूसिबल एलिमेंट इज प्राइम। और प्राइम एलिमेंट की कंडीशन क्या होती है कि अगर वो किन्हीं एलिमेंट्स के प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है तो उनमें से किसी ना किसी एक को तो ज़रूर डिवाइड करेगा। यानी आइदर Q1 डिवाइड्स P1 और Q1 डिवाइड्स P2 और Q1 डिवाइड्स P3 और Q1 डिवाइड्स Pn, किसी ना किसी एक को तो डिवाइड करेगा। हम अपनी मर्जी से मान लेते हैं कि वो P1 को डिवाइड करता है, किसी को भी डिवाइड करेगा, वही हमने P1 मान लिया क्योंकि P1 P2 तो हमने अपनी मर्जी से नाम रखे हैं, जिसको डिवाइड करता है उसको हम P1 मान लेते हैं। अब Q1 अगर P1 को डिवाइड करेगा तो आप इसको क्या लिख सकते हो, P1 इज इक्वल टू Q1 इंटू U1। ऑब्वियसली अगर जो 2 है वो 10 को डिवाइड करता है तो 10 को 5 इंटू 2 लिख सकते हो, तो P1 इज इक्वल टू Q1 इंटू U1 लिख सकते हो। लेकिन देखो P1 इनमें से एक एलिमेंट है और ये सारे के सारे PIs कैसे हैं, इरेड्यूसिबल एलिमेंट, यानी इरेड्यूसिबल एलिमेंट है, यानी उसको आप रिड्यूस नहीं कर सकते। और फिर भी रिड्यूस कर रहे हो तो वो जो रिडक्शन आपने किया ना उनमें से कोई एक एलिमेंट यूनिट होगा, यानी आइदर Q1 इज यूनिट और U1 इज यूनिट। अब Q1 तो यूनिट हो नहीं सकता क्योंकि ये भी तो फैक्टराइजेशन किया हमने वहीं से आया ना, ठीक है ना। जैसे देखो ये सारे के सारे कैसे हैं, इरेड्यूसिबल एलिमेंट है, तो Q1 तो Q1 तो यूनिट हो ही नहीं सकता क्योंकि इरेड्यूसिबल एलिमेंट की पहली कंडीशन ही ये होती है कि वो यूनिट ना हो। तो इरेड्यूसिबल है तो यूनिट तो हो नहीं सकता, तो यूनिट कौन होगा, U1। अब देखो P1 को आप Q1 इंटू U1 लिख पा रहे हो जहाँ पे U1 यूनिट है, तो ये डेफिनेशन किसकी है, एसोसिएट्स की, यानी P1 इज एसोसिएटेड विद Q1, यानी P1 और Q1 क्या है, एसोसिएट्स हैं। अब फ्रॉम 1 एंड 2 क्या कहती हैं, आपने सिर्फ क्या किया, P1 की जगह पे Q1 इंटू U1 लिखा है, बाकी सब एज इट इज़ रखा। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, U1 P2 एंड सो ऑन, इस टाइप से लिख सकते हो। Q1 से Q1 आपने कैंसिल कर दिया, बाकी सब सेम है। फिर आपने क्या किया, इसको P2 डैश का नाम दे दिया और बाकी सब एज इट इज़ है, जहाँ पे ये क्या है, एक इरेड्यूसिबल एलिमेंट है। अब देखो जो इक्वेशन 3 है ना, इसमें राइट हैंड साइड में कितने एलिमेंट्स हैं, n-1, लेकिन हमें ये माना हुआ है कि n-1 के लिए ये कंडीशन होल्ड करती है, कौन सी वाली, कि एवरी PI इज एसोसिएटेड विद सम QJ। यानी जैसा कि इसमें n-1 एलिमेंट्स हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो इन्होंने लिखा हुआ है एंड ऑल्सो वी हैव अज्यूम्ड दैट द थ्योरम इज ट्रू फॉर प्रोडक्ट ऑफ n-1 एलिमेंट्स। इसका मतलब अब वो थ्योरम ट्रू है, यानी कहने का मतलब क्या है, यहाँ जो एलिमेंट है, यहाँ जितने एलिमेंट हैं वो सेम है, यहाँ m-1 एलिमेंट है, यहाँ n-1 एलिमेंट्स हैं, यानी m-1 इज इक्वल टू n-1, यानी m और n इक्वल है। पहली कंडीशन हो गई। दूसरा देखो अब एसोसिएट्स वाली रहती है, अगेन ये P1 से लेके Pm तक की प्रोडक्ट किस चीज़ की इक्वल थी, Q1 Q2 Q3 इन सब से लेके Qn तक की प्रोडक्ट, Q2 हमने अलग निकाल लिया। तो जैसे देखो वहाँ पे हमने Q1 अलग निकाला था और हमें ये पता चल गया कि P1 और Q1 एसोसिएट्स हैं, ऐसे ही यहाँ पे Q2 आपने अलग निकाल लिया तो क्या पता चल जाएगा कि P2 और Q2 एसोसिएट्स हैं। फिर P3 निकाल लेना, P3 और Q3 एसोसिएट्स होंगे, और आप कह रहे हो M और N तो इक्वल है ही, तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि आप इसको इस टाइप से लिख पा रहे हो जहाँ पे M और N इक्वल हैं और P1 Q1 के साथ एसोसिएटेड है, P2 और Q2 एसोसिएट्स हैं, P3 और Q3 एसोसिएट्स हैं, और लास्ट तक वो सारे एसोसिएट्स हैं। यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन की सारी कंडीशंस सेटिस्फाइड, तो ये क्या बन गया हमारा यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। ठीक है, यहाँ से आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।